शाम ढलने से ठीक पहले जयपुर हाईवे की धूल भरी हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सूरज नीचे झुक चुका था, लेकिन गर्मी अभी भी सड़क पर तप रही थी। अस्थाई चेकपोस्ट के पास पुलिस की जीप खड़ी थी। लाल नीली बत्ती बुझी हुई, पर उसकी मौजूदगी ही काफी थी लोगों को धीमा चलने पर मजबूर करने के लिए। सब इंस्पेक्टर महेश यादव सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में डंडा, चेहरे पर वह भाव जो अधिकार से ज्यादा अहंकार का संकेत देता है। तभी दूर से एक स्कूटी आती दिखाई दी, साधारण सी, थोड़ी धूल से ढकी हुई, और उसके पीछे बंधा हुआ एक ऑलिव ग्रीन रंग का आर्मी बैग हवा में हल्का सा हिल रहा था। महेश की नजर उसी बैग पर अटक गई। उसने सीटी बजाई और हाथ उठाकर इशारा किया, ओए, साइड में लगाओ। स्कूटी धीरे से रुकी। हेलमेट उतारते ही सामने कैप्टन अदिति राठौर का चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ लेकिन सीधा और संयमित। उसकी आंखों में 12 घंटे की ड्यूटी की थकान थी, पर उनमें कमजोरी नहीं थी। कहां जा रही हो इतनी जल्दी? महेश ने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर जा रही हूं सर। उसकी आवाज में आदर था, डर नहीं। महेश ने स्कूटी के आगे झुककर देखा, और फिर होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। नंबर प्लेट कहाँ है? अदिति ने बिना झिझक कहा, टूटी हुई है सर। रास्ते में हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, नई लगवाने वाली थी। महेश सीधा खड़ा हुआ। कुछ दिन पहले? कानून कुछ दिन नहीं समझता मैडम। कानून बस कानून होता है। उसके पीछे खड़े कांस्टेबल हंसी दबाने लगे। अदिति ने जेब से लाइसेंस निकाला और आगे बढ़ाया। आप चालान काट दीजिए, मैं तुरंत भर दूंगी। मुझे घर पहुंचना है। महेश ने लाइसेंस लिया, नजर दौड़ाई, और अचानक उसका चेहरा बदल गया। ओहो, कैप्टन अदिति राठौर, इंडियन आर्मी? उसने आवाज ऊंची कर दी ताकि आसपास खड़े लोग सुन सकें। तो मैडम फौज में हैं, फिर भी नियम तोड़ रही हैं। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे। अदिति ने गहरी सांस ली। सर, गलती मान रही हूं, पेनल्टी भरने को तैयार हूं। महेश ने लाइसेंस हवा में हल्का सा लहराया। इतनी जल्दी क्या है? फौज में हैं तो क्या सड़क पर भी कप्तानी करेंगी? यह वाक्य जानबूझकर कहा गया था। अदिति की उंगलियां बैग की पट्टी पर कस गईं, पर चेहरा स्थिर रहा। सर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, उसने संयम से कहा। महेश थोड़ा और करीब आ गया, इतना कि उसकी परछाई अदिति के चेहरे पर पड़ने लगी। ड्यूटी ही तो कर रहा हूं। बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाना गंभीर अपराध है। आपको थाने चलना होगा। अदिति ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या सिर्फ चालान से बात नहीं बन सकती? महेश ने डंडा जमीन पर ठोंका। यहां मैं तय करूंगा क्या बन सकता है और क्या नहीं। उसके शब्दों में कानून से ज्यादा निजी अधिकार का भाव था। हवा थोड़ी भारी हो गई। पास से गुजरते ट्रक की आवाज भी उस तनाव को तोड़ नहीं पाई। अदिति ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सर, मैं सीमा से आ रही हूं, ड्यूटी से। आज मेरे भाई की शादी है, मुझे घर पहुंचना जरूरी है। महेश ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, देश सेवा के बाद पारिवारिक सेवा, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां सब बराबर हैं, आर्मी हो या नहीं। उसने अचानक आगे बढ़कर स्कूटी की चाबी निकाल ली। वह क्षण छोटा था, पर अपमान से भरा हुआ। अदिति ने तुरंत कहा, आप चाबी क्यों ले रहे हैं? मैं सहयोग कर रही हूं। महेश ने चाबी अपनी जेब में डाल ली। सहयोग? अभी तो शुरुआत है। भीड़ अब साफ तौर पर देख रही थी। एक बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, इतना क्या बढ़ा रहे हैं? पर उसने आगे आकर कुछ नहीं कहा। अदिति ने खुद को सीधा रखा। सर, आप मुझे थाने क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने मना नहीं किया चालान से। महेश ने उसके बैग की ओर इशारा किया। यह बैग यहां मत लहराओ, सड़क पर यह नहीं चलता। यह वाक्य सीमा लांघने जैसा था। अदिति की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, पर आवाज अभी भी नियंत्रित थी। यह बैग मेरी पहचान है, सर, और मैं उसका सम्मान करती हूं। महेश ने कदम और पास बढ़ाए। यहां पहचान की जरूरत नहीं, यहां सिर्फ नियम चलेंगे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अदिति की कलाई को हल्के से छुआ, जैसे उसे जीप की ओर मोड़ने वाला हो। स्पर्श क्षणिक था, पर इरादा साफ था नियंत्रण दिखाने का। अदिति ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कृपया मुझे छुएं नहीं। उसकी आवाज अब थोड़ी कठोर थी। कांस्टेबलों ने एक दूसरे की ओर देखा। महेश ने आंखें सिकोड़ लीं।
बहुत बोलती हैं आप, अदिति ने जवाब दिया। मैं बस अपने अधिकार की बात कर रही हूं। महेश ने ऊंची आवाज में कहा, अधिकार? अधिकार हमें सिखाएंगी? यह सुनकर भीड़ में से किसी ने मोबाइल कैमरा और पास कर लिया। वातावरण में बेचैनी घुलने लगी। धूप अब लालिमा लिए हुए थी और सड़क की धूल उस दृश्य को जैसे धुंधला बना रही थी। महेश ने जीप की ओर इशारा किया, बैठिए अंदर। अदिति वहीं खड़ी रही। मैं बिना कारण नहीं जाऊंगी, आप चालान काटिए। महेश ने अचानक बैग की पट्टी पकड़कर झटका दिया। बैग नीचे गिर पड़ा, मिट्टी उड़ गई। उस गिरते बैग की आवाज मामूली थी, पर उसका अर्थ गहरा। भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे की नजर उस बैज पर टिक गई जो बैग पर लगा था। अदिति ने तुरंत झुककर बैग उठाया, उसे झाड़ा और सीधा खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब थकान से ज्यादा दृढ़ता थी। सर, आप सीमा पार कर रहे हैं, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। महेश के चेहरे पर एक क्षण के लिए असहजता आई, लेकिन तुरंत उसने उसे कठोरता से ढक लिया। सीमा? यहां सीमा मैं तय करता हूं। यह वही क्षण था जब हवा में कुछ बदल गया। भीड़ का शोर धीमा हो गया, जैसे सब इंतजार कर रहे हों आगे क्या होगा। अदिति ने 2 कदम पीछे हटकर दूरी बनाई। मैं आखिरी बार कह रही हूं, मुझे मत छुएं, मैं सहयोग कर रही हूं। महेश ने दांत भींचे। और अगर न मानूं तो? अदिति की आवाज अब शांत नहीं, स्थिर थी। तो यह निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह धमकी नहीं थी, चेतावनी भी नहीं, बस एक तथ्य जैसा कहा गया वाक्य। महेश ने इसे चुनौती समझ लिया। उसने हाथ उठाया जैसे उसे पकड़ने जा रहा हो। उसी पल सड़क पर खामोशी गहरी हो गई। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई बीच में नहीं आया। सूरज और नीचे झुक गया और सब इंस्पेक्टर महेश यादव ने वह फैसला लिया जो कुछ ही देर में उसके हाथों से हालात को फिसलने देने वाला था। जयपुर के पुराने घर में उस शाम एक अलग ही हलचल थी। आंगन में रंगोली आधी बनी हुई थी, दीवारों पर गेंदे की मालाएं टांगी जा रही थीं और रसोई से घी और गुड़ की खुशबू बाहर तक फैल रही थी। रसोई में सरोज राठौर आटे को बेलते हुए बीच बीच में दरवाजे की ओर देख लेती थीं, जैसे हर आवाज पर उन्हें उम्मीद हो कि अदिति अंदर आती दिखाई देगी। रोहन, जरा देखना दीदी का फोन आया क्या? उन्होंने पुकारा। रोहन सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला, मां अभी तक नहीं, लेकिन उसने कहा था 2 घंटे में पहुंच जाएगी। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी। घर में शादी का उत्सव था, पर उस उत्सव का सबसे बड़ा कारण बड़ी बहन की मौजूदगी अभी अधूरी थी। रोहन ने लिविंग रूम में रखी कुर्सियों को सीधा किया, फिर अचानक मुस्कुराया। मां, जब दीदी आएंगी ना, पूरा घर अलग लगेगा। सरोज ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसे घर की खुशबू बहुत पसंद है। कहती है, जहां भी रहती हूं, आंख बंद करूं तो इस रसोई की खुशबू याद आती है। बाहर गली में बैंड वाले अभ्यास कर रहे थे, ढोल की हल्की थाप हवा में घुल रही थी। लेकिन उसी समय रोहन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, दीदी। उसने तुरंत कॉल उठाई। हां दीदी, कहां पहुंची? दूसरी ओर से कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर अदिति की आवाज आई, थकी हुई पर नियंत्रित, रोहन, मैं थोड़ी देर से आऊंगी। रोहन ने तुरंत पूछा, सब ठीक है ना? अदिति ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, एक छोटा सा मसला है रास्ते में, तुम घर पर रहो। रोहन के चेहरे का रंग हल्का बदल गया। कैसा मसला? लाइन पर हल्की सी शोर की आवाज थी, जैसे सड़क का माहौल हो। अदिति ने कहा, चेक पोस्ट पर रोका है, नंबर प्लेट को लेकर। रोहन ने सहजता से कहा, तो चालान भर दो ना दीदी। दूसरी ओर से धीमी सांस की आवाज आई, बात उतनी सीधी नहीं है। रोहन ने तुरंत गंभीर होकर पूछा, कोई परेशानी कर रहा है क्या? अदिति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं संभाल लूंगी, तुम बस चिंता मत करो। लेकिन रोहन अपनी बहन की आवाज पहचानता था। वह जानता था जब वह सच छिपा रही होती है। उसने धीरे से कहा, दीदी, तुम अकेली नहीं हो। अदिति ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे खुद ही खड़ा रहना होगा। कॉल कट गया। रोहन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फोन हाथ में, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। सरोज बाहर आईं। क्या हुआ? रोहन ने सामान्य बनने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, बस ट्रैफिक में फंस गई है।
लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी मां से छिपी नहीं। सच बताओ, सरोज ने कहा। रोहन ने नजरें झुका लीं। चेकपोस्ट पर रोका है। शायद थोड़ा झगड़ा हो गया। सरोज का हाथ थम गया। झगड़ा? अदिति और झगड़ा? रोहन ने सिर हिलाया। वो झगड़ा नहीं करती मां, पर कभी झुकती भी नहीं। घर की रौनक के बीच एक हल्का सा साया उतर आया। बाहर ढोल की आवाज तेज हुई, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा गहरा गया। रोहन ने तुरंत अपना फोन उठाया और कार की चाबी ली। मैं जा रहा हूं। सरोज ने रोका। अकेले? रोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। वो मेरी बहन है। कार स्टार्ट हुई और वह सड़क की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन की यादें घेरने लगीं। कैसे अदिति हर बार उसे गिरने से पहले पकड़ लेती थी। कैसे उसने एनडीए की परीक्षा पास की तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। याद आया जब ट्रेनिंग के पहले दिन अदिति ने कहा था, रोहन, यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं होता, यह जिम्मेदारी है। और आज वही यूनिफॉर्म सड़क पर सवालों में थी। उधर चेकपोस्ट पर माहौल और भारी हो चुका था। कुछ लोग अब खुले तौर पर खड़े होकर देख रहे थे। एक कॉलेज का लड़का मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। महेश यादव का स्वर और कठोर होता जा रहा था। अदिति चुपचाप खड़ी थी, पर उसकी आंखों में घर की छव्वें घूम रही थी। मां की रसोई, रोहन की हंसी, आंगन की रंगोली। उसे अपने ट्रेनिंग ऑफिसर की आवाज याद आई, बाहर की दुनिया में हर कोई तुम्हारे बैज का सम्मान नहीं करेगा। तब तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि सम्मान बचा रहेगा या नहीं। वह वाक्य आज पहले से ज्यादा स्पष्ट था। महेश ने एनडीसी में 2000 महाज बून के फिर कहा, आपको समझ में नहीं आता क्या? थाने चलना पड़ेगा। अदिति ने जवाब दिया, सर, मैंने सहयोग से इनकार नहीं किया। उसकी आवाज में अब घर पहुंचने की जल्दी से ज्यादा आत्मसम्मान की दृढ़ता थी। तभी दूर से एक कार आकर रुकी। रोहन उतरा और तेजी से भीड़ की ओर बढ़ा। उसने अदिति को देखा, थकी हुई पर सीधी खड़ी। उसके भीतर कुछ सख्त हो गया। क्या हो रहा है यहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। महेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? रोहन ने कहा। इनका भाई। महेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, पूरा परिवार आ गया? रोहन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अगर चालान है तो काटिए, लेकिन बेवजह परेशान मत कीजिए। महेश का चेहरा तन गया। हमें सिखाओगे ड्यूटी? रोहन ने मोबाइल निकाला। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं। भीड़ में हलचल हुई। अब बात सिर्फ एक नंबर प्लेट की नहीं रही थी, यह व्यवहार की बात थी। अदिति ने रोहन की ओर देखा, आंखों से संकेत दिया, शांत रहो। उसे याद आया बचपन का एक दिन जब रोहन ने स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली थी और अदिति ने कहा था, ताकत दिखाने से पहले वजह देखो। आज वही सीख उसे खुद को दोहरानी थी। घर में इस बीच सरोज मंदिर के सामने दीपक जला रही थीं। उनके होंठों पर प्रार्थना थी, बस उसे सुरक्षित घर ले आना। ढोल की आवाज अब शादी की तैयारी का संकेत दे रही थी, पर मां का दिल हर बीतते मिनट के साथ भारी हो रहा था। चेकपोस्ट पर सूरज लगभग डूब चुका था। रोशनी नारंगी हो गई थी। महेश ने भीड़ को हटने का आदेश दिया, लेकिन लोग अब और करीब आ रहे थे। एक आदमी बोला, इतना क्या बढ़ा रहे हो साहब? महेश ने घूर कर देखा। आप अपना काम कीजिए। अदिति ने भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे यह पल उसे किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हो। उसे अपने घायल साथी की याद आई, जिसे उसने सीमा पर कंधे पर उठाकर निकाला था। वहां गोलियां चल रही थीं, यहां शब्द, लेकिन साहस दोनों जगह चाहिए था। रोहन ने धीरे से कहा, दीदी, चलो घर। अदिति ने सिर हिलाया। मैं कानून से भागकर घर नहीं जाऊंगी। रोहन ने पहली बार उसकी आंखों में थकान देखी। लेकिन तुम अकेली क्यों लड़ रही हो? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेली नहीं हूं, बस खड़ी हूं। वह वाक्य रोहन के भीतर उतर गया। उसी क्षण उसने लाइव बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लोग जुड़ने लगे। यह अब सिर्फ एक सड़क का दृश्य नहीं था, यह एक सवाल था, सम्मान का, अधिकार का और जिम्मेदारी का। जयपुर के उस छोटे से घर में जहां शादी की तैयारी चल रही थी, किसी को अभी अंदाजा नहीं था कि यह शाम सिर्फ बारात की नहीं, एक और परीक्षा की भी होने वाली है। और उस परीक्षा में उम्मीद की लौ छोटी जरूर थी, लेकिन बुझी नहीं थी।
सड़क पर अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन चेकपोस्ट के आसपास खड़े लोगों की आंखों में जो तनाव था वह और साफ दिखने लगा था। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे हर चेहरा किसी गवाही का हिस्सा बन गया हो। रोहन का फोन लाइव था, स्क्रीन पर व्यूअर्स की संख्या हर सेकंड बढ़ रही थी। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, क्या हो रहा है, कौन है लड़की, आर्मी? पर अदिति ने उस ओर देखा तक नहीं। वह सड़क के किनारे सीधी खड़ी थी, उसके जूते धूल से भर चुके थे, बैग कंधे पर फिर से टिका हुआ था। सब इंस्पेक्टर महेश यादव की बेचैनी अब साफ दिख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ एक चालान का नहीं रह गया है, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। फोन बंद करो, उसने रोहन पर चिल्लाकर कहा। रोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। महेश ने कदम बढ़ाकर रोहन के हाथ की ओर इशारा किया, मैं कह रहा हूं बंद करो। अदिति ने बीच में कहा, सर, रिकॉर्डिंग से डर कैसा, अगर सब नियम के अनुसार है तो। यह वाक्य तीर की तरह लगा। महेश के चेहरे पर लाली फैल गई। तुम मुझे सिखाओगी? उसने तीखे स्वर में कहा। अदिति ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कहीं एक दूसरा विकल्प भी मौजूद था, एक फोन कॉल, बस एक कॉल। वह सीधे अपने कमांडिंग ऑफिसर को बता सकती थी कि एक स्थानीय अधिकारी सीमा पार कर रहा है। एक कॉल में पूरी स्थिति बदल धा सकती थी। शायद पुलिस लाइन से पहले सेना की जीप यहां आ खड़ी होती। शायद ये दृश्य कुछ ही मिनटों में पलट जाता। लेकिन उसने फोन जेब में ही रखा। उसे याद आया ट्रेनिंग के दौरान कहा गया एक वाक्य, सैनिक की असली परीक्षा तब होती है जब वह अपनी ताकत का उपयोग न करने का फैसला करे। उसके पास अधिकार था, प्रभाव था, लेकिन उसने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, सर, मैं एक नागरिक की तरह खड़ी हूं, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। महेश हंसा। नागरिक? अभी तो कह रही थीं आर्मी कैप्टन हैं। अदिति ने जवाब दिया, वह मेरी जिम्मेदारी है, पहचान नहीं। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। रोहन ने देखा कि कुछ लोग सिर हिला रहे हैं। यह सिर्फ बहस नहीं थी, यह सिद्धांत की टक्कर थी। महेश ने अचानक आगे बढ़कर रोहन को हल्का सा धक्का दिया। बहुत हो गया, दूर हटो। धक्का छोटा था, लेकिन इरादा साफ था। रोहन लड़खड़ाया, पर संभल गया। अदिति की आंखों में एक क्षण के लिए आग चमकी। उसका शरीर सहज प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो गया। कलाई पकड़ना, संतुलन बिगाड़ना, प्रतिकार करना, ये सब उसके प्रशिक्षण का हिस्सा था। एक सेकंड से भी कम समय में वह महेश को जमीन पर गिरा सकती थी। भीड़ की सांसें थम गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने बस कहा, हाथ मत लगाइए। उसकी आवाज में चेतावनी थी, पर हिंसा नहीं। महेश ने इसे कमजोरी समझा। क्या कर लोगी? उसने व्यंग्य से कहा। अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मारना नहीं जानती सर, मैं बचाना जानती हूं। यह वाक्य हवा में तैर गया। रोहन ने धीरे से कहा, दीदी, अब बस करो, कॉल कर दो किसी को। अदिति ने सिर हिलाया। अगर हर बार हम अपने प्रभाव का सहारा लेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? यह उसका नैतिक द्वंद्व था। वह चाहती तो इस लड़ाई को एक झटके में खत्म कर सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि प्रक्रिया जीते, व्यक्ति नहीं। महेश ने गुस्से में कहा, आपको अभी थाने चलना होगा। अदिति ने जवाब दिया, क्या आप मुझे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं? यह प्रश्न कानूनी था, सटीक था। महेश एक पल को अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस सीमा पर खड़ा है। अगर वह औपचारिक गिरफ्तारी कहे तो उसे कारण दर्ज करना होगा, अगर न कहे तो वह उसे जबरन नहीं ले जा सकता। भीड़ में से एक आवाज आई, साहब, चालान ही तो है। महेश ने उस आदमी को घूरा, आप लोग बीच में मत पड़िए। लेकिन अब लोग पीछे नहीं हट रहे थे। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स तेज हो चुके थे। कुछ ने लिखा, वीडियो सेव करो। किसी ने टैग किया, जयपुर पुलिस। माहौल धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। महेश ने आखिरी कोशिश की। वह फिर अदिति के करीब आया और उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की। इस बार प्रतिक्रिया तेज थी। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया, इतना कि वह पीछे हट जाए। गिरा नहीं, यह हमला नहीं था, यह आत्मरक्षा थी। महेश दर्द से पीछे हटा। तुमने पुलिस पर हाथ उठाया, उसने चिल्लाकर कहा।
अदिति ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हो गई। मैंने सिर्फ खुद को बचाया है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। रोहन ने कैमरा और पास कर दिया। सब रिकॉर्ड हो रहा है। महेश का चेहरा अब गुस्से और असुरक्षा के बीच झूल रहा था। वह चाहता तो अभी केस दर्ज करने की धमकी दे सकता था, पर उसे भी पता था कि कैमरा सच पकड़ चुका है। अदिति के भीतर अब भी एक उथल पुथल चल रही थी। क्या उसने सही किया? क्या यह पल उसके करियर पर असर डालेगा? क्या मीडिया इसे अलग रूप देगा? उसने एक क्षण के लिए अपनी मां का चेहरा सोचा। घर का आंगन, शादी की रोशनी। वह चाहती तो अभी सब खत्म कर सकती थी। एक कॉल, एक आदेश, और यह सब शांत। लेकिन उसने तय किया था कि वह इस लड़ाई को नियमों के भीतर ही लड़ेगी। उसने कहा, सर, कानून डराने का हथियार नहीं है, यह भरोसे का आधार है। यह सुनकर भीड़ में हल्की तालियां बजीं, पर अदिति ने सिर झुका लिया। वह नायक बनने नहीं आई थी, वह बस अपमान से बचना चाहती थी। महेश ने दांत भींचकर कहा, अब तो केस बनेगा। अदिति ने शांत स्वर में पूछा, किस बात का? वह अब भावनात्मक नहीं, तर्कपूर्ण थी। महेश के शब्द कम पड़ने लगे। उसकी आवाज ऊंची थी, पर आधार कमजोर। रोहन ने धीरे से कहा, दीदी, तुमने उसे गिराया नहीं, सिर्फ रोका। अदिति ने जवाब दिया, मैंने वही किया जो हर नागरिक कर सकता है। यह वाक्य उसका चुनाव था, ताकत के बजाय सिद्धांत का। दूर कहीं पुलिस वायरलेस की हल्की आवाज सुनाई दी, पर चेकपोस्ट पर खड़े लोगों के लिए समय जैसे ठहर गया था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे कठिन हिस्सा मारना या झेलना नहीं था, सबसे कठिन था संयम। अदिति जानती थी कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को न खोने में है, और उसी क्षण उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी परिणाम हो, वह अपनी सीमा नहीं लांघेगी, भले ही सामने वाला बार बार लांघता रहे। यही उसका नैतिक चुनाव था, और यही इस टकराव का असली केंद्र। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन चेकपोस्ट के आसपास की हवा अभी भी दिन भर की गर्मी से भरी हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। भीड़ अब छंटने लगी थी। कुछ लोग थक चुके थे, कुछ डर गए थे, कुछ ने सोचा कि यह मामला अब उनके बस का नहीं। लेकिन अदिति अब भी वहीं खड़ी थी। समय धीरे धीरे खिंच रहा था। महेश यादव ने वायरलेस पर कुछ अस्पष्ट सा संदेश दिया और फिर जीप के सहारे टिककर खड़ा हो गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि सामने वाली टूटे। अब देखता हूं कितना खड़ी रहती हो, उसने धीमे लेकिन सुनाई देने लायक स्वर में कहा। अदिति ने जवाब नहीं दिया। उसके गले में सूखापन बढ़ रहा था। दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। बॉर्डर पोस्ट से निकलते समय सिर्फ एक कप चाय पी थी। पैरों में भारीपन था, कंधों में दर्द था, लेकिन वह अपने शरीर को सीधा रखे हुए थी। रोहन उसके पास खड़ा था, पर वह भी असहाय सा महसूस कर रहा था। दीदी, पानी? उसने पूछा। अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया। रोहन ने कार से बोतल लाकर दी। महेश ने व्यंग्य से कहा, आराम से पिकनिक मनाइए यहां। अदिति ने बोतल होठों तक लाई, पर जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अब विरोध से ज्यादा सहनशीलता की थी। महेश बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, थाने चलो, लेकिन औपचारिक आदेश नहीं दे रहा था। वह चाहता था कि अदिति थककर खुद मान जाए। भीड़ में अब सिर्फ कुछ जिद्दी चेहरे बचे थे, और रोहन का फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, हालांकि लाइव बंद हो चुका था। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक उतरने लगी। सड़क से गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स क्षण भर के लिए अदिति के चेहरे को रोशन करतीं और फिर अंधेरा घेर लेता। उस रोशनी अंधेरे के बीच उसका चेहरा कठोर नहीं, विचारों में डूबा हुआ दिखता था। उसे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आने लगे, लंबी दौड़, भूखे पेट अभ्यास, नींद से वंचित रातें। तब भी उसने हार नहीं मानी थी। लेकिन आज की थकान अलग थी। यह शरीर की नहीं, गरिमा की परीक्षा थी। उसे याद आया जब उसके एक साथी ने कहा था, मैम, असली दर्द गोली का नहीं, अपमान का होता है। तब उसने उस वाक्य को बस सुना था। आज वह उसे महसूस कर रही थी। महेश ने फिर कहा, देखो, मामला बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मान लो गलती। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैं गलती मान चुकी हूं, लेकिन अपमान नहीं। यह वाक्य छोटा था, पर स्पष्ट। रोहन ने धीरे से कहा, दीदी, सब देख रहे हैं, तुम क्यों सह रही हो?
अदिति ने उसकी ओर देखा, क्योंकि अगर मैं टूट गई तो वे सोचेंगे कि यह तरीका सही है। समय बीतता गया। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। पैरों में झंझनाहट होने लगी थी। धूल उसके कपड़ों से चिपक गई थी। महेश कभी जीप में बैठता, कभी उतरकर पास आता, जैसे किसी शिकार के थकने का इंतजार कर रहा हो। आर्मी की ट्रेनिंग में यह नहीं सिखाया कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। उसने ताना मारा। अदिति ने भीतर गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था, तेज, गर्म, उबलता हुआ। पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसने अपने आप से कहा, तुम्हारा नियंत्रण ही तुम्हारी ताकत है। उसे अपने घायल साथी का चेहरा याद आया, जो दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। उसे याद आया कैसे उसने उसे कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था। वहां गोलियां चल रही थीं, यहां शब्द। वहां दुश्मन सामने था, यहां धुंधला। उसने सोचा, क्या सच में यह देश सिर्फ सीमा पर ही सम्मान देता है? क्या वर्दी का अर्थ शहर की सड़क पर बदल जाता है? ये सवाल उसके भीतर गूंज रहे थे। रोहन ने फिर कहा, दीदी, अगर वे केस कर दें तो? अदिति ने उत्तर दिया, तो मैं उसका सामना करूंगी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन डर नहीं। महेश ने अचानक कहा, अब बहुत हुआ, जीप में बैठो। अदिति ने पूछा, क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? महेश चुप रहा। वह औपचारिकता से बच रहा था। यह अनिश्चितता ही उसका हथियार थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, बेटी, घर जाओ, शादी का घर है। अदिति ने हल्की मुस्कान दी, बस थोड़ा इंतजार। वह जानती थी कि यह इंतजार सिर्फ उसके लिए नहीं, उस सिद्धांत के लिए था जिसके लिए वह खड़ी थी। रात गहरी हो गई थी। आसमान में कुछ तारे दिखाई देने लगे थे। सड़क अब शांत थी। थकान अब उसके शरीर में उतर चुकी थी। घुटनों में दर्द, पीठ में खिंचाव। उसने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं। मन में मां की आवाज आई, बेटी, हमेशा सीधी खड़ी रहना। उसने आंखें खोलीं और खुद को फिर सीधा किया। महेश ने देखा कि वह अब भी नहीं झुकी है। उसकी झुंझलाहट बढ़ गई। उसने कांस्टेबल से कहा, कितना टाइम हो गया? जवाब आया, सर, लगभग 1 घंटा। महेश ने दांत भींचे। उसे लग रहा था कि स्थिति हाथ से निकल रही है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। अदिति ने महसूस किया कि उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं, थकान से, ठंड से या भावनाओं से, वह तय नहीं कर पाई। उसने अपने बैग की पट्टी कस ली, जैसे वह उसे स्थिरता दे रही हो। उसे लगा जैसे यह सड़क उसकी परीक्षा ले रही है। क्या वह अपमान सहकर भी संयम रख सकती है? क्या वह न्याय के बिना भी खड़ी रह सकती है? हर बीतते मिनट के साथ यह स्पष्ट हो रहा था कि तुरंत कोई राहत नहीं आने वाली। कोई सायरन नहीं, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। सिर्फ लंबी, खिंची हुई प्रतीक्षा। और यही प्रतीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि युद्ध में परिणाम जल्दी आते हैं, जीत या हार। यहां परिणाम टल रहा था। यहां बस खड़े रहना था, और अदिति खड़ी रही। यही उसका प्रतिरोध था, यही उसका साहस। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। हाईवे पर चलती गाड़ियों की रोशनी बीच बीच में उस दृश्य को चमका जाती और फिर अंधेरे में डुबो देती। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी, लेकिन चेक पोस्ट पर खड़े लोगों के भीतर जो तनाव था, वह अब भी तप रहा था। अदिति की पीठ सीधी थी, पर उसके कंधों का भार अब स्पष्ट दिखने लगा था। रोहन उसके बगल में खड़ा था, मोबाइल अब रिकॉर्डिंग मोड में, और आसपास बचे कुछ लोग अब सिर्फ दर्शक नहीं, गवाह बन चुके थे। सब इंस्पेक्टर महेश यादव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदल रहा था। उसे उम्मीद थी कि सामने वाली थककर झुक जाएगी, लेकिन वह झुकी नहीं। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर साफ। एक नहीं, 2 गाड़ियां। नीली बत्ती की चमक अंधेरे को चीरती हुई करीब आई। महेश के चेहरे का रंग हल्का बदल गया। जीप आकर रुकी, दरवाजा खुला, सुपरिंटेंडेंट अरविंद चौहान बाहर उतरे। उनका चेहरा कठोर था, आंखें सीधी और पैनी। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने धीमे से कहा, एसपी साहब। महेश तुरंत आगे बढ़ा, सलाम ठोका, सर। अरविंद की नजर सीधे अदिति पर गई, धूल से सनी वर्दी, थका चेहरा, लेकिन आंखों में अडिग शांति। फिर उन्होंने महेश की ओर देखा, क्या हो रहा है यहां? महेश ने जल्दी से कहा, सर, ट्रैफिक वायलेशन है।
बिना नंबर प्लेट गाड़ी चला रही थीं, सहयोग नहीं कर रहीं। अरविंद ने रोहन के हाथ में मोबाइल देखा। रिकॉर्डिंग हो रही है? रोहन ने सिर हिलाया। जी सर, अरविंद ने कहा। फोन मुझे दिखाइए। रोहन ने वीडियो चला दिया। स्क्रीन पर वही दृश्य, धक्का, हाथ पकड़ना, बैग गिरना, चेतावनी। कुछ सेकंड तक सिर्फ वीडियो की आवाज सुनाई देती रही। आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी चुप थे। वीडियो खत्म हुआ। अरविंद ने फोन वापस किया। फिर उन्होंने महेश की ओर देखा। आवाज ठंडी थी। क्या यह आपकी ड्यूटी का हिस्सा है? महेश ने हकलाते हुए कहा। सर, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अरविंद ने बीच में काट दिया। किसने बाहर किया? यह प्रश्न हवा में ठहर गया। महेश के पास जवाब नहीं था। अरविंद अदिति की ओर मुड़े। मैम, आप ठीक हैं? अदिति ने सीधा खड़े होकर कहा। जी सर, मैं सहयोग कर रही थी। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर संतुलित। अरविंद ने एक क्षण उसे देखा, जैसे स्थिति का पूरा भार समझ रहे हों। फिर उन्होंने महेश से कहा, एक ट्रैफिक चालान के लिए 1 घंटे से ज्यादा रोके रखा। महेश चुप। हाथ लगाया? महेश ने धीमे से कहा, सर, बस। अरविंद की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सख्त थी। बस क्या? आसपास खड़े कांस्टेबलों की नजरें झुक गईं। अरविंद ने साफ शब्दों में कहा, कानून लागू करना अपमान करने का लाइसेंस नहीं है। भीड़ में एक धीमी सी सहमति की आवाज उठी। अरविंद ने जेब से नोटपैड निकाला। कांस्टेबल, तुरंत लिखित रिपोर्ट तैयार करो। फिर उन्होंने महेश से कहा, आप अभी के अभी लाइन हाजिर हैं। जांच पूरी होने तक फील्ड ड्यूटी से हटाए जाते हैं। यह वाक्य गिरते पत्थर जैसा था। महेश के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। सर, लेकिन। अरविंद ने रोक दिया। नो बट्स। फिर उन्होंने अदिति की ओर मुड़कर कहा, मैम, आपकी गाड़ी का चालान प्रक्रिया के अनुसार होगा, लेकिन जो व्यवहार हुआ उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माफी चाहता हूं। यह शब्द सार्वजनिक थे, स्पष्ट थे। भीड़ में खड़े लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे इस पल को महसूस कर रहे थे। रोहन की आंखों में राहत की चमक आई। अदिति ने हल्का सा सिर झुकाया। थैंक यू सर, मेरा उद्देश्य किसी को सस्पेंड करवाना नहीं था, बस सम्मान चाहिए था। अरविंद ने कहा, सम्मान किसी पद से नहीं, आचरण से आता है। उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया कि औपचारिक चालान काटे और प्रक्रिया पूरी करे। कुछ ही मिनटों में जो मामला 1 घंटे से अटका था, वह सरल कागजी कार्रवाई में बदल गया। महेश एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में अविश्वास और पछतावा मिला जुला था। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, जवाबदेही भी लाता है। चालान की रसीद अदिति के हाथ में आई। उसने हस्ताक्षर किए। हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, आप घर जाइए और शादी की शुभकामनाएं। अदिति की आंखों में पहली बार नमी तैर गई, पर उसने मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद सर। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। कुछ लोगों ने ताली बजाई, पर अदिति ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह जीत किसी के हारने से नहीं, संतुलन लौटने से थी। रोहन ने धीरे से कहा, दीदी चलें। उसने सिर हिलाया। कार की ओर बढ़ते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। महेश वहीं खड़ा था, जैसे समझ रहा हो कि एक छोटा सा निर्णय कितना भारी पड़ सकता है। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। सायरन की आवाज दूर होती गई। सड़क फिर सामान्य दिखने लगी, लेकिन उस रात की हवा में एक बदलाव था, जैसे किसी ने अदृश्य रेखा खींच दी हो कि अधिकार और दुरुपयोग के बीच फर्क होता है। कार स्टार्ट हुई। रोहन ने धीरे से कहा, तुमने कॉल क्यों नहीं किया पहले? अदिति ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि न्याय को भी मौका देना चाहिए। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर संतुष्ट। उस रात हाईवे पर सिर्फ एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ था, एक संदेश भी गया था कि कानून की वर्दी हो या सेना की, गरिमा दोनों की साझा जिम्मेदारी है। और जब वह जिम्मेदारी निभाई जाती है, तभी हालात हाथ से फिसलने के बजाय वापस संतुलन में आते हैं। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी जब कार आखिरकार जयपुर के पुराने घर के सामने रुकी। गली में रोशनी की झालरें झिलमिला रही थीं। ढोल की थाप अब तेज हो चुकी थी और घर के बाहर खड़े रिश्तेदारों को जैसे एक ही बात का इंतजार था। अदिति आ गई क्या? रोहन ने इंजन बंद किया और कुछ पल चुप बैठा रहा। उसने बहन की ओर देखा। अदिति की आंखें बंद थीं, सिर सीट से टिका हुआ,
जैसे शरीर ने आखिरकार मान लिया हो कि वह थक चुका है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने खुद को सीधा किया। चलो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। घर के दरवाजे पर सरोज खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता का साया अब भी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी को देखा, वह साया पिघल गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। वह आलिंगन लंबा था, शब्दों से परे। उस गले मिलने में शिकायत नहीं थी, सवाल नहीं थे, बस राहत थी। सब ठीक है? मां ने धीरे से पूछा। अदिति ने सिर हिलाया। अब सब ठीक है। भीतर आंगन में संगीत चल रहा था। रिश्तेदारों ने तालियां बजाईं, कैप्टन साहिबा आ गईं, कुछ ने मजाक किया। सीधे ड्यूटी से शादी में। अदिति ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि यह शाम उस सड़क की कड़वाहट से रंगी जाए। रोहन ने हल्के से कहा, दीदी ने आज भी मोर्चा संभाल लिया। अदिति ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे चुप रहने का संकेत दे रही हो। यह जीत दिखाने की नहीं, संभाल कर रखने की थी। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में गई। वर्दी उतारते समय उसके हाथ रुके। उसने कपड़े पर जमी धूल को देखा, वही धूल जो सड़क पर उसके बैग पर गिरी थी। उसने धीरे से उसे झाड़ा। उसे महसूस हुआ कि अपमान की धूल भी ऐसे ही होती है, चिपकती है, पर स्थायी नहीं होती अगर आप उसे खुद पर हावी न होने दें। आईने में खुद को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। आंखों में थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं। अगले दिन सुबह शादी की रस्में शुरू हुईं। हल्दी, हंसी, रंग। रोहन मंडप में बैठा था, चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व। जब वरमाला का समय आया, उसने एक पल के लिए भीड़ में अपनी बहन को खोजा। अदिति थोड़ी दूर खड़ी थी, सादी साड़ी में, बाल खुले, चेहरा शांत। उनकी नजरें मिलीं। उस नजर में एक संदेश था, हम झुके नहीं। सरोज ने पास आकर कहा, तुमने सही किया ना? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, मां, कभी कभी सही करना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। शादी की भीड़ में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे पहले एक और परीक्षा हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहा था। खबर चैनलों ने भी छोटी सी क्लिप चला दी थी। जयपुर में ट्रैफिक विवाद, एसपी ने लिया संज्ञान। कमेंट्स में बहस चल रही थी। कुछ लोग पुलिस का पक्ष ले रहे थे, कुछ अदिति का। पर एक बात साफ थी, लोग बात कर रहे थे। यही सबसे बड़ा बदलाव था। उधर पुलिस मुख्यालय में आंतरिक जांच शुरू हो चुकी थी। महेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया था। उसे अपने फैसले की गंभीरता अब समझ आ रही थी। वह सोच रहा था, क्या एक क्षण का अहंकार इतनी बड़ी कीमत मांग सकता है? जवाब सामने था। एसपी अरविंद चौहान ने विभागीय बैठक में स्पष्ट कहा, वर्दी शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। उनके शब्द कमरे में बैठे हर अधिकारी के लिए थे। अदिति ने किसी चैनल को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक संक्षिप्त बयान दिया, मैंने वही किया जो कोई भी नागरिक करता। सम्मान मांगना गलत नहीं है। शादी के बाद जब वह आंगन में अकेली बैठी थी, एक छोटा लड़का उसके पास आया। वही बच्चा जो चेकपोस्ट पर बैग का बैज देख रहा था, वह पास के घर का था। उसने झिझकते हुए पूछा, दीदी, आप सच में फौज में हैं? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हां। उसने फिर पूछा, आप डरती नहीं? अदिति ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, डर तो लगता है, लेकिन उससे भागते नहीं। बच्चे ने कहा, मैं भी बड़ा होकर वर्दी पहनूंगा। अदिति ने उसके सिर पर हाथ रखा। शायद यही असली असर था ना कि वायरल वीडियो, बल्कि एक बच्चे का विश्वास। कुछ दिनों बाद जब वह वापस ड्यूटी पर जाने लगी, मां ने दरवाजे पर तिलक लगाया। रोहन ने मजाक में कहा, इस बार नंबर प्लेट ठीक है ना? अदिति हंसी, हां, अब सब ठीक है। लेकिन भीतर वह जानती थी कि सब हमेशा ठीक नहीं होता। समाज में वर्दी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। फर्क बस इतना है कि जब कोई खड़ा होता है, तो अर्थ बदलना शुरू होता है। कार में बैठते समय उसने पीछे मुड़कर घर को देखा। उस घर ने उसे सहनशीलता सिखाई थी। सीमा ने उसे साहस दिया था, और सड़क ने उसे याद दिलाया था कि साहस सिर्फ गोलियों के बीच नहीं, अपमान के सामने भी चाहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर शहर में, हर सड़क पर, हर चेकपोस्ट पर रोज छोटे छोटे फैसले लिए जाते हैं। कुछ फैसले हालात को बिगाड़ देते हैं, कुछ संभाल लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस क्षण कौन अपने अहंकार से बड़ा बनता है।
अगर आपने भी कभी किसी वर्दी के पीछे छिपे इंसान को देखा है या खुद किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां सम्मान और अधिकार टकराए हों, तो सोचिए, आपने क्या चुना था? चुप्पी या आवाज, दबाव या संतुलन? यही सवाल इस कहानी का असली केंद्र है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी होती हैं, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। इसे साझा कीजिए, ताकि अगली बार जब किसी सड़क पर कोई निर्णय लिया जाए, तो याद रहे, सम्मान मांगना विद्रोह नहीं, जिम्मेदारी है। और अगर आप मानते हैं कि वर्दी चाहे किसी भी विभाग की हो, उसका असली अर्थ सेवा है, तो अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी एक आवाज शायद किसी और को खड़े होने की ताकत दे दे, क्योंकि हालात हमेशा हाथ से नहीं फिसलते। कभी कभी वे संभल भी जाते हैं जब कोई झुकने से इनकार कर देता है।